So, very good evening to all the dear students present in our class of the Basic Electrical and Electronics Engineering course offered by the Electrical Engineering Department. I am Saurabh Kumar Rajput at this side. So, today we are at the last topic of our transformer. ट्रांसफार्मर में हमने जो टॉपिक कवर कर लिए हैं अभी तक उनको मैं एक बार देख लेता हूँ। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हमने स्टार्ट किया, बेसिक कंसेप्ट को समझा, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, आइडियल ट्रांसफार्मर, इसका फेजर डायग्राम देखा, नो लोड कंडीशन पे वोल्टेज एंड करंट इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव कवर्ड। देन इक्विवेलेंट सर्किट को हमने डिस्कस किया, फेजर डायग्राम हमने लास्ट क्लास में किया था, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास, if there is any doubt you may ask. Then losses and efficiency part has also covered in the लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने कवर किया था इसको। देन द पार्ट इज द टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये पार्ट हम आज कवर करेंगे। आफ्टर दिस द पार्ट विच वी विल कवर दैट इज द वर्किंग ऑफ द डीसी एंड एसी मशीन। सबसे लंबी यूनिट, लेंदी यूनिट जो थी हमारे सिलेबस में वो यही थी, सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी यूनिट में है। और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर वाला जो पार्ट है, ये टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर वी हैव कवर्ड इन द लैब एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। लास्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट पर ही वो एक्सपेरिमेंट था, वहाँ पे थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया था ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग को। आज थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज़ द टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड हाउ इट इज़ परफॉर्म। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट इन द ट्रांसफार्मर। First is the open circuit test of the transformer and second is the short circuit test of the transformer. तो ओपन सर्किट टेस्ट इतना तो हमें समझ में आ गया कि ओपन सर्किट टेस्ट जो हमने लैब में परफॉर्म किया था उसमें सेकेंडरी साइड जो है ट्रांसफार्मर की वो ओपन सर्किट कर दी जाती है, ओपन सर्किट रखी जाती है। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर को लूँ यहाँ पर तो सिंपल ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शनल पिक्चर ड्रॉ करने की बजाय मैं ट्रांसफार्मर का सिर्फ वाइंडिंग पार्ट ड्रॉ करूँ, मैं बोलता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है and this one is the core of the transformer and this is the secondary winding of the transformer। जैसे हमने इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट किया था तो जस्ट हमने रिप्रेजेंटेशन यूज किया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद कहता है कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास जब टेस्टिंग करनी है, कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना है तो हमारे पास सिंगल फेज एसी सप्लाई अवेलेबल है। वी आर हैविंग द सिंगल फेज एसी सप्लाई इन आवर लैब और द टेस्ट बेंच जो भी है, और हम ट्रांसफार्मर को देंगे। तो लैब में जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, राजेश सर बताते हैं कि जब भी हम कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। तो ये हमने क्या लगाया, सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। वाई वी कनेक्टेड द ऑटो ट्रांसफार्मर, वी कनेक्टेड द ऑटो ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू गेट द वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज। अब इसके बाद हमें मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करना होता है, तो लेट कनेक्ट द मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट, वोल्टेज एंड ऑल दिस थिंग। अब कहता है सबसे पहले अगर हमें करंट को मेजर करना है तो हम एक अमीटर लगा देंगे जो कि सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें पावर को मेजर करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक वाट मीटर यूज़ करते हैं। वाट मीटर इज कनेक्टेड इन वाट मीटर। करंट कॉइल जो है वो सीरीज में और जो पोटेंशियल कॉइल है वो पैरेलल में होता है, एंड दीज पॉइंट्स आर द एम, एल, सी एंड वी पॉइंट। और इसके बाद अगर हमें वोल्टेज को मेजर करना है तो देन वी विल कनेक्ट द वोल्ट मीटर इन पैरेलल और इन शंट एंड दिस विल मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग, एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी साइड हमारा ओपन सर्किट है, सेकेंडरी साइड में कोई भी टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है, तो दिस साइड इज ओपन सर्किट, this side is open circuit। Here we are having the EMF E1 and we are having the EMF E2. Let me write here. This is the EMF E1 across the primary winding and the EMF E2 is across the secondary winding. Due to the open circuit condition in the secondary side, the I2 current will become equal to 0 and the current I1 will flow in the circuit। I1 current यहाँ पर flow करेगा जो supply से आ रहा है I1 current। अब इस डायग्राम को जो मैंने ड्रॉ किया ये तो आप सबको लैब में भी समझ में आ गया था, यहाँ पर भी आ गया होगा। अब हम इसमें कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं जो हमने थ्योरी में पहले कवर करें।
हमने जो फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया था उसमें ही बताया था कि हमारे पास जो प्राइमरी से जो आई वन करंट आता है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक है आई वन डैश जिसको हम बोलते हैं लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। और जो दूसरा हमारे पास कंपोनेंट था उसको हम बोलते थे आई नॉट, इसको हमने नाम दिया था नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, कंपोनेंट ऑफ करंट। और आई नॉट को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था, एक आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट था और एक आईसी था कोर लॉस करंट कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट भी साथ में ड्रॉ कर दूं जिससे आपको चीज़ें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने आई वन करंट को लिया, रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था हमने आर वन और जे एक्स वन। यहाँ पर आने के बाद आई वन करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, ये था आई वन डैश कंपोनेंट और यहाँ पे हमें मिला था आई नॉट करंट कंपोनेंट। ये आई वन डैश इज द लोड कंपोनेंट, आई नॉट इज द नो लोड कंपोनेंट। फिर इस आई नॉट कंपोनेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक आर सी में और एक एक्स सी में। तो ये कंपोनेंट में आर सी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे करंट क्या होगा आई सी करंट। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था आई एम क्योंकि ये कंपोनेंट था एक्स एम, एंड दिस वाज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज V1 अप्लाई किया। आफ्टर दिस हेयर वी आर हैविंग द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हेयर, एंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस प्राइमरी वाइंडिंग इज E1 वोल्टेज। ये हमने यहाँ पर पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करी कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग, इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ क्या होगा E2 ईएमएफ। और इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस एक R2 है, एक रेजिस्टेंस आपके पास JX2 रेजिस्टेंस है, और इस तरह से यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सर्किट था। तो अभी हमने जो डायग्राम पहले ड्रॉ किया, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये डायग्राम जो है वो कनेक्शन डायग्राम है जो हम लैब में विद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर वगैरह, ये वो डायग्राम है। और जो हम मैंने दूसरा डायग्राम जो अभी ड्रॉ किया, वो जो डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट मैंने क्यों यहाँ पे ड्रॉ किया, उससे काफ़ी चीज़ें अभी क्लैरिफाई होती जाएंगी। करंट को देखते हैं, भी इन दोनों के बीच में मैंने करंट कंपोनेंट भी लिखे थे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। कहता है कि I2 करंट अगर ये नो लोड पर है, इफ द ट्रांसफार्मर इज ऑन नो लोड, अगर ट्रांसफार्मर नो लोड पर है तो I2 करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। द I2 करंट विच इज फ्लोइंग हेयर इट विल हैव द वैल्यू I2 इज इक्वल टू जीरो। अगर I2 की वैल्यू जीरो है तो I1 डैश की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि I1 डैश हमने पहले ही डिस्कस किया है कि I1 डैश इज द लोड कंपोनेंट ऑफ द करंट। I1 डैश करंट सिर्फ तब होगा ट्रांसफार्मर सप्लाई सोर्स से I1 डैश कंपोनेंट की डिमांड तब करेगा जब लोड कनेक्ट होगा। अगर हमारे ट्रांसफार्मर पे कोई भी लोड नहीं है, ना कोई लाइट ऑन है, ना फैन ऑन है, ना मोटर ऑन है, सारे इक्विपमेंट ऑफ हैं, तो ट्रांसफार्मर को उन लोड को ऑपरेट करने के लिए, उन लाइट, फैन, मोटर एक्सेट्रा को ऑपरेट करने के लिए कोई करंट नहीं चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी में कोई करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्राइमरी में जो करंट जो ट्रांसफार्मर सप्लाई से ले रहा है वो अपने आप कम हो जाएगी। अब प्राइमरी में करंट के दो कंपोनेंट हमने बोले, एक बोला लोड कंपोनेंट, एक बोला नो लोड कंपोनेंट। तो जब लोड अगर नहीं है तो कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा, डेफिनेटली जिसको हमने लोड कंपोनेंट का नाम दिया है, प्राइमरी की I1 करंट का वो कंपोनेंट जो लोड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो I1 डैश कंपोनेंट है, this component will become equal to zero when the transformer is operating on no load situation. I think this part will be okay to all of you. और जो करंट यहाँ से आएगा, I1 करंट जो फ्लो करेगा, वो करंट क्या होगा, वो I0 में चला जाएगा, मतलब I1 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और एक रिजल्ट मैंने आप लोगों से काफ़ी पहले डिस्कस किया था, मतलब काफ़ी पहले, मतलब 3-4 क्लास पहले, वो क्या था कि जो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट होता है वो नो लोड कंपोनेंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ कि नो लोड कंपोनेंट जो होता है I1 I0 जो करंट कंपोनेंट है, वो लोड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में केवल 3 to 5% है। इट इज 3 to 5% ऑफ लोड कंपोनेंट I1 डैश कंपोनेंट। अगर I1 डैश की वैल्यू जीरो हो गई तो I0 तो पहले से ही बहुत कम करंट कंपोनेंट था,
इसका मतलब यहाँ पर जो प्राइमरी से सोर्स से जो करंट फ्लो कर रही होगी वो बहुत कम करंट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया जाए तो। अगर मैं एक सिंपल सिचुएशन लूँ कि लोड सिचुएशन में ट्रांसफार्मर 100 एम्पियर करंट लेता है सप्लाई से, यहाँ से अगर 100 एम्पियर करंट लेता है, I1 की लोअर 100 होती है, तो जब नो लोड हो जाएगा तो नो लोड में आई नॉट करंट, ये करंट हो गया जीरो, तो उस 100 में आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, करीब करीब 95 होगी या 96 होगी, और आई नॉट की वैल्यू केवल 3 या 4 होगी, क्योंकि 3 to 5% ही यहाँ पे करंट है। तो कहता है उस सिचुएशन में जब ये आई वन डैश की वैल्यू जीरो होगी तो आई नॉट करंट बहुत ही कम हो जाएगा, टोटल का काफी कम करंट हम सप्लाई से लेते हैं नो लोड की सिचुएशन में। इस कंसेप्ट में किसी को डाउट तो नहीं जितना मैंने अभी बताया? At this particular point, we can say that the I1 value will become equal to I naught, and we know that the I naught is very less value. I naught is very less current, very less amount current. So the I1 will also be sorry will all so the I1 will also be very less, क्योंकि I1 will become equal to I naught and I1 dash will become equal to 0। ये बात यहाँ पर क्लियर है। तो ये हमको इस इंटरप्रिटेशन से, इस सर्किट डायग्राम से हमको ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पर जो जो लोड कंपोनेंट करंट का अगर जीरो हो गया तो कहता है कि यहाँ पर जो भी लॉसेस मिलेंगे, जो भी मेजरमेंट होगा, यहाँ पर कोई भी लोड के करस्पॉन्डिंग जो आई स्क्वायर आर लॉसेस मिलेंगे वो बहुत कम होंगे। मतलब अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है, करीब 3 to 5% ही केवल करंट फ्लो कर रहा है टोटल का। और अगर आप इसमें कॉपर लॉसेस कैलकुलेट करो, तब अगर मैं इसमें कॉपर लॉस कैलकुलेट करूं, देन वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, PCU losses, copper losses, and we are having the iron losses. Copper losses are I square R loss। अब ये कहता है कि जब I की वैल्यू बहुत ही कम है, फुल लोड कंडीशन पे जो करंट फ्लो होना चाहिए, अब नो लोड कंडीशन है, तो नो लोड पे जो I की वैल्यू है वो आई नॉट स्क्वायर आर है। आई नॉट इज ऑलरेडी वेरी लेस, तो ये लॉसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे, और हमको एक्चुअल कॉपर लॉस मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल कॉपर लॉसेस कब मिल सकते हैं, जब आपका फुल लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा हो और यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वो फुल लोड करंट हो। तो दिस विल नॉट मेजर द, यहाँ पर जो लॉसेस मिलेंगे वो कॉपर लॉसेस जो होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे। वी कैन से दैट द नेग्लिजिबल कॉपर लॉसेस विल प्रेजेंट हेयर। और अगर मैं आयरन लॉसेस की बात करूं, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई नॉट कंपोनेंट फ्लो कर रहा है, तो आई नॉट कंपोनेंट से जितना भी पावर मिलेगा वो केवल और केवल कॉपर आयरन लॉस के पार्ट में चला जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, फर्स्ट वायर डायग्राम में कहता है लोड को तो ऑपरेट करना ही नहीं है, जितनी भी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है वो केवल और केवल कोर को मैग्नेटाइज करेगी। आप इस चीज को एज्यूम करिए कि ट्रांसफार्मर को किसी भी कनेक्टेड लोड है ही नहीं, किसी भी लोड को पावर देनी ही नहीं, करंट का फ्लो देना ही नहीं है। जो भी सप्लाई आपने दिया वो सप्लाई केवल कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, कोर के मैग्नेटाइजेशन वाले पार्ट पे यूज हो रहा है, आगे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो अगर वो केवल करंट को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज हो रहा है वो पार्ट, तो फिर इसका मतलब जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए अगर यूज हो रहा है, तो कोर के मैग्नेटाइजेशन में जितने भी लॉसेस मिलते हैं वो उस पार्ट में जितना सप्लाई से आप पावर लोगे, एनर्जी लोगे, वो लॉसेस में, कोर लॉसेस में चला जाएगा। तो वी कैन से दैट the at the open circuit test, whatever the wattmeter will measure, whatever the value the wattmeter will measure, it will show the iron losses. This will be the wattmeter reading will be equal to the iron losses. Iron losses will be the wattmeter reading। ये पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? आ गया? ओके, कंसीडरिंग कि आ गया होगा। तो अब हमारे पास हमने तीन इंस्ट्रूमेंट यूज करे थे।
एक हमने यूज किया था वोल्ट मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया था अमीटर, और एक इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया था वॉट मीटर अपने डायग्राम में। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा उसको मैं V0 का नाम देता हूँ। अमीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा उसको मैं I0 का नाम देता हूँ। और वॉट मीटर जो पावर मेजर करेगा उसको मैं W0 का नाम देता हूँ। W0 डेफिनेटली यहाँ पर W0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉपर लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो कहता है कि आपके पास करंट के दो ही कंपोनेंट बचे, एक आई एम कंपोनेंट और एक आईसी कंपोनेंट। आई वन डैश कंपोनेंट तो जीरो हो गया, और अगर यहाँ पर आई नॉट का मतलब है आई नॉट इज हैविंग द आई एम कंपोनेंट एंड आई नॉट इज हैविंग द आई सी करंट कंपोनेंट। तो अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करना चाहूँ फेजर डायग्राम, एंड व्हाट विल बी द फेजर डायग्राम, फ्लक्स कंपोनेंट कहीं यहाँ पर है। कल हमने जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था वहां से हमें ये बात क्लियर थी this will be the IM component in same phase with phi, because it will lag the EMF E1 by an angle of 90 degree, and the IC component will be in same phase with the EMF E1 because ये resistance के across current है, तो pure resistor में E और V same phase में होते हैं। And then we had taken the resultant of these two component. If we take the resultant of these two component, in that case what will happen? In this case there will be a current component I नॉट component, और यहाँ से जो एंगल है इस एंगल को हम बोलेंगे पावर फैक्टर एंगल फाई, और इसको नाम दे देते हैं फाई नॉट कंपोनेंट। यहाँ पे हमने पावर फैक्टर एंगल को हमने यहाँ पर क्यों लिया हुआ है, कोई बता सकता है वाई आई हैव टेकन द पावर फैक्टर एंगल हेयर? इस वाले एंगल को पावर फैक्टर एंगल का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? एनीवन लिसनिंग मी? यस सर। यस सर। तो आप बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ होगा अभी तक कि मैंने इस वाले कंपोनेंट को, या इस वाले एंगल को मैंने फाई का नाम दिया होगा। मैं बोल रहा हूँ दिस इज द पावर फैक्टर एंगल फाई नॉट, और इसको मैंने बोला कि ये पावर फैक्टर एंगल नहीं होगा। ऐसा क्यों? पावर फैक्टर एंगल जो है, जब हम बात करते हैं कॉस फाई में, जो फाई एंगल होता है वो फाई एंगल किन दो क्वांटिटीज के बीच में होता है? वोल्टेज और करंट के बीच में होता है वो एंगल। यस सर। ठीक है। जब जब वो एंगल वोल्टेज और करंट के बीच मेजर किया जाता है, तो अगर आप इस फेजर डायग्राम को देखें तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो इवन वोल्टेज है, और करंट जो आपने रिजल्टेंट ड्रॉ किया है वो करंट यहाँ पर है, तो डेफिनेटली एंगल जो होगा वोल्टेज और करंट के बीच में ही तो होगा। कंसेप्ट अभी भी वही है कि द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट विल बी द पावर फैक्टर एंगल। अब नॉट क्यों लगा दिया, जीरो क्यों लगा दिया? क्योंकि ये नो लोड कंडीशन पे है, तो हमने इसको फाई नॉट लिख दिया। अब मैं यहाँ से इस, अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ सिंपल मैथमेटिक्स, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आई सी के लिए मैं अगर ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूँ, आई सी विल बिकम इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट, तो क्या ये सही होगा? आई नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट। और अगर मैं आई एम के लिए एक फॉर्मूला लिख दूं, आई एम विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ फाई नॉट, तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला सही होगा कि आई सी कंपोनेंट विल बी आई नॉट कॉस फाई नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस फेजर डायग्राम, एंड आई एम कंपोनेंट विल बी द आई नॉट साइन ऑफ फाई नॉट। इज दिस ओके? ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस ऑफ फाई, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे हम बढ़ गए हैं, बात सही है। ये हो जाएगा नो लोड पावर फैक्टर, इसके लिए रिवीजन आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। दिस विल बी द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये आ गया। डब्लू नॉट के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डब्लू नॉट जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कोर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। इट विल रिप्रेजेंट द कोर लॉसेस, कोर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। इट विल रिप्रेजेंट द कोर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये अगर यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक मैं फॉर्मूला और लिख देता हूँ यहाँ पे। डब्लू नॉट के लिए एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सिंपल, वी नॉट आई नॉट वी आई कॉस वाई होता है वी नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट। एक फॉर्मूला यहाँ से लिखा सकता है। डब्लू नॉट इज द पावर मेजर्ड बाय द वाट मीटर, वी नॉट is the voltage measured by the voltmeter, I naught is the current measured by the ammeter.
definitely the formula is W is equal to VI cos phi. The formula will become as W naught is equal to V naught I naught cos phi naught. तो हमें जो ओपन सर्किट टेस्ट है वहाँ से ये सारे के सारे रिजल्ट जो है हम मेजर कर सकते हैं, ये सारे करंट कंपोनेंट हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द ओपन सर्किट टेस्ट. Second is our short circuit test of the transformer. Short circuit test of transformer. शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर. अब इस टेस्ट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में यहाँ पर हम फिर से वही सेम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक ट्रांसफार्मर लिया, दिस इज द ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग. यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का कोर है एंड दिस वन इज द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर. और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर ला करके हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया. ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमने एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर को ला कर कनेक्ट कर दिया. जैसे हमारे पास सप्लाई सोर्स था सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई को हमने यहाँ पर लिया. फिर हम सबसे पहले हमने ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जो कनेक्शन डायग्राम में हमेशा रिक्वायर्ड है, उसको ड्रॉ किया. फिर हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया. सबसे पहले एक अमीटर लेंगे, फिर उसके बाद एक वाट मीटर लेंगे, ये हो गया वाट मीटर. उसके बाद हम यहाँ पर एक कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर, कुछ इस तरह से ला करके लगा दिया. और एक यहाँ पर आपको मिलेगा वोल्टेज V1 मेजर करेगा, वोल्टेज V2 जो भी पैरामीटर है, E1 वोल्टेज यहाँ पे मेजर हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज E2 मेजर हो जाएगा. अब अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाली कंडीशन हम देखें तो यहाँ पर I2 करंट एग्जिस्ट करेगा, I2 जीरो नहीं होगा. अगर I2 जीरो नहीं होगा तो यहाँ पर I1 डैश करंट कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा. और यहाँ पर I1 कंपोनेंट तो जो होगा, अब यहाँ पर इस कंडीशन में सारे के सारे करंट कंपोनेंट हैं. I1 करंट होगा, इसमें I नॉट कंपोनेंट नो लोड कंपोनेंट और लोड कंपोनेंट दोनों हों कि I2 करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब I1 डैश करंट कंपोनेंट फ्लो करेगा जो कि लोड कंपोनेंट है. और नो लोड करंट कंपोनेंट तो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे I नॉट अगर होगा तो IM भी होगा और IC भी होगा. इसका मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारे पास जितने भी करंट कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल होंगे, प्रेजेंट होंगे. और जब जब करंट यहाँ पे जब नेट करंट फ्लो कर रहा है, हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रही है, तो कहता है इस कंडीशन में जब आप आई स्क्वायर आर लॉसेस कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्चुअल आई स्क्वायर आर लॉस मिलेंगे. फुल लोड कंडीशन पे जो आई स्क्वायर आर लॉस है आप उनको मेजर कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको यहाँ पे इस कंडीशन में यू कैन मेजर द आई स्क्वायर आर लॉसेज है. इज इट ओके? इज दैट ओके? ओके. हाँ, ओके, तो अब हम यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पर जो वाट मीटर ने जो पावर मेजर किया दैट पावर इज WSC. शॉर्ट सर्किट पे जो पावर है इसको हमने लिखा कि पावर मेजर्ड बाय द वाट मीटर. ये क्या मेजर करेगा, कॉपर लॉसेस को मेजर करेगा, फुल लोड के कॉपर लॉसेस को मेजर करेगा. इट विल मेजर द फुल लोड कॉपर लॉसेस. उसके बाद अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो फिर से WSC के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट फॉर्मूला विल बिकम वाट वोल्ट मीटर ने जो वोल्टेज मेजर किया, अगर मैं बोलता हूँ दिस इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज V एंड द करंट मेजर्ड बाय द ammeter will be the ISC VI. और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos of phi, then this power factor will be the short circuit power factor. From here we can calculate the short circuit power factor cos of phi SC and it will become equal to WSC divided by VSC into ISC. This will be the formula. WSC आ गया. अब कहता है कि यहाँ पे हम कुछ और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? कहता है अभी आपने लिखा हुआ है थोड़ी देर पहले ऊपर कि WSC विल बिकम इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट. सॉरी, मैंने यहाँ पर लिखा था ऊपर WSC विल बी द फुल लोड कॉपर लॉसेस, तो मैं लिख देता हूँ इट विल बी द कॉपर लॉसेस एट फुल लोड कंडीशन. तो WSC को मैं यहाँ पर
ऐसा भी लिख सकता हूँ, कॉपर लॉसेज एट फुल लोड कंडीशन विल बी बिकम इक्वल टू द करंट फ्लोइंग आई एस सी स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस। रजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड अगर ले लें तो इट विल बिकम आर ई वन। फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ई वन, R equivalent R1E, sorry, R1E refer to primary side equivalent value, and this value will be WSC divided by ISC square. This will be the formula for the measurement of resistance, equivalent resistance refer to the primary side. Then we can measure the value of the impedance. What is the value of impedance? अगर मैं impedance की बात करूँ refer to primary side, the impedance will be simply if the circuit is having the resistance as well as the inductance, it means the reactance, then Z will be calculated by using the simple formula Z is equal to V upon I. And in the case of the short circuit test, we are measuring the voltage as short circuit voltage and current as the short circuit current. So ZE1 will become equal to VSC divided by ISC. This will show the value of equivalent impedance of the transformer, and XE1 can also be calculated by using the formula under root of Z1E square minus R1E square. तो अभी तक मैंने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म किया, अगर मैं उनके रिजल्ट्स को फोकस करूं, इफ आई फोकस द रिजल्ट मेजर्ड बाय द ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, then you will able to know that we are measuring all the kinds of results, all the kinds of parameters that can be required from the transformer equivalent circuit, and that we are measuring here. कहता है कि आपको करंट कंपोनेंट की अगर बात करें तो आपने कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट कैलकुलेट कर लिया ओपन सर्किट टेस्ट से, आपने मैग्नेटाइजिंग करंट कैलकुलेट कर लिया ओपन सर्किट टेस्ट से, नो लोड का पावर फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने डब्ल्यू नॉट से जो वॉट मीटर से जो रीडिंग ली, दिस रीडिंग इज शोइंग द कोर लॉसेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, एंड वी आर हैविंग ए फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई कॉस वाई। ये सारे करंट कंपोनेंट आ गए। जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट वी आर मेजरिंग द डब्ल्यू एस सी, means the wattmeter reading is the copper losses. We calculated the copper losses. We can calculate the power factor at the short circuit condition, and this is given by the phi cos phi sc is equal to WSC divided by phi sc, VSC into ISC. Then we can calculate the resistance, total resistance. Refer to primary side means total resistance of the transformer, total reactance of the transformer, total impedance of the transformer. So we can measure the all these values by using this simple OC test and SC test. Now I am giving you a simple numerical. I will discuss a numerical. The following results were obtained on a following results were obtained on a 100 kVA 11,000 by 220 volt single phase transformer. तो उसमें कहता है नंबर वन, ओसी टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो हम अगर आपको बताएं तो ओसी टेस्ट रिजल्ट जो हमने परफॉर्म किया उसके रिजल्ट कहता है 220 वोल्ट वोल्टेज हो गया, करंट की वैल्यू देता है 45 एम्पियर करंट है, और जो पावर हमने मेजर किया वो 2 किलोवाट का पावर है। कहता है फिर हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया ट्रांसफार्मर पे एससी टेस्ट। एससी टेस्ट के जो रिजल्ट आते हैं दैट रिजल्ट आर द 500 वोल्ट वोल्टेज, 9.09 एम्पियर करंट एंड 3 किलोवाट पावर। ये हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रिजल्ट आ गए। अब कहता है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर एंड लॉसेस। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर एमईटी पैरामीटर्स and losses in a transformer.
ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और भी क्लियर होगा। ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट के जो लॉसेस जो रिजल्ट से बता दिए गए कुछ इस तरह से है पूरा ये, कि ट्रांसफार्मर जो हमारे पास है 100 केवीए का, वन मतलब 11 केवी बाई 220 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। और इस ट्रांसफार्मर पे दोनों टेस्ट परफॉर्म करें। पहले उन्होंने ओसी टेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद एससी टेस्ट परफॉर्म किया। ओसी टेस्ट से हमको जो लॉसेस मिलेंगे वो कौन से लॉस मिलेंगे, क्या कोई बता सकता है? अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला, ओपन सर्किट टेस्ट हमें कौन से लॉस प्रोवाइड करता है? कोर लॉस। कोर लॉस, वेरी गुड। तो यही इन्हीं पॉइंट्स को हमें याद रखना है। ओसी टेस्ट से जो हमें लॉस मिलेंगे वो कोर लॉस मिलेंगे। तो ये आपके पास जो लॉस होंगे वो आयरन लॉस या कोर लॉस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन और डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ लॉसेज आर प्रोवाइडेड बाय द ओसी टेस्ट, तो आप लिख दोगे कोर लॉसेज चार ऑप्शन में। और अगर उन्होंने डेटा दे दिया ओसी एससी टेस्ट का, कहता है कि कोर लॉस क्या होंगे, तो डायरेक्टली जो ओसी टेस्ट में आपको जो वॉट मीटर ने जो पावर मेजर किया वो आयरन लॉसेस होंगे। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो पावर मेजर करेगा हमारा वॉट मीटर, वो क्या मिलेंगे हमें? फुल लोड कॉपर लॉस मिलेंगे। सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब ओसी टेस्ट के जो पैरामीटर है उनको अगर मैं नाम दूं, जो मैंने लिखा था, कहता है कि जो ओसी टेस्ट में जो हमारे पास वोल्टेज है इसको हमने नाम क्या दिया था? वी नॉट का नाम दिया था। करंट को नाम दिया था आई नॉट। और इस जो वाट मीटर जो मेजर कर रहा था उसको डब्ल्यू नॉट का नाम दिया था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इसको हमने वी एस सी का नाम दिया था। इसको हमने आई एस सी का नाम दिया था। और ये डब्ल्यू क्या था? डब्ल्यू एस सी नाम था। इस तरह से ये नाम दिए हुए थे। तो इन सारी वैल्यूज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं अलग से भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ओसी टेस्ट में जो आपको फॉर्मूले, आप चाहें तो फॉर्मूले एज इट इज रख सकते हैं। तो ओसी टेस्ट में जो हमारे पास फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले क्या थे जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये तीन फॉर्मूले, कि आई सी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट, आई एम इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट, और डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला ओसी टेस्ट में। एक तो फॉर्मूला हमारे पास वी डब्ल्यू इज इक्वल टू या पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, फॉर्मूला तो होगा ही। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट। ये फॉर्मूला सिंपल पावर का फॉर्मूला ओसी टेस्ट में। अब ओसी टेस्ट में जो पावर आपको दी गई थी वो 2 किलोवाट थी, मतलब 2 × 10⁻³ वी नॉट की वैल्यू इतनी दी गई 220 जो वॉट वोल्ट मीटर ने मेजर किया। अमीटर ने जो करंट मेजर करी वो 45 एम्पियर करंट मेजर करी। और कॉस फाई नॉट की वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से कॉस फाई नॉट की वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉस फाई आई एम हैविंग द रिजल्ट, cos phi naught value will become equal to 0.202। ये cos phi naught की वैल्यू आ गई। इसके बाद एक फॉर्मूला हमने जो फेजर डायग्राम से ड्रॉ किया था वो क्या था? आई एम की वैल्यू थी और आई सी की वैल्यू थी। तो आई एम की वैल्यू हमने यहाँ जब देखी थी तो वैल्यू थी, आई एम वैल्यू वॉज आई नॉट साइन ऑफ फाई नॉट। और आई सी जो वैल्यू थी जो फेजर डायग्राम से रिजल्ट आया था, दैट वैल्यू वॉज द आई नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट। तो आई नॉट साइन फाई नॉट, आई नॉट की वैल्यू हम सबको पता है कि ओसी टेस्ट में जो आई नॉट है वो कितना है? 45। ये लिखा हुआ है 45 एम्पेयर, डायरेक्टली ले लेते हैं। तो आई नॉट वैल्यू इज 45। यहाँ पर भी आई नॉट वैल्यू 45। कॉस फाई नॉट की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली, वो कितनी आ रही है? 0.202। साइन फाई नॉट क्या हो जाएगा? साइन फाई इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा। यहाँ पे 0.202 को हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आई एम की वैल्यू जाएगी, आई एम की वैल्यू मेरे पास आंसर है, मैं लिख देता हूँ 44.07 एम्पियर आ रहा है। और आई सी कितना आ रहा है? आई सी वैल्यू आ रही है 9.09 एम्पियर। ये आई सी की वैल्यू आ गई। सिंपल कैलकुलेशन, हमें सारे पैरामीटर आ गए। अब मैं अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करूं, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में फिर से वही सेम फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई कॉस वाई। अब की बार W जो होगा वो शॉर्ट सर्किट के लिए पावर, वी एस सी आई एस सी कॉस ऑफ फाई एस सी। डब्ल्यू एस सी की वैल्यू आपको दी गई थी 3 किलोवाट। यहाँ पे 3 किलोवाट आ जाएगा, 3 × 10⁻³ वी एस सी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 500 और 9.09, तो ये जाएगा 500 × 9.09 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ फाई एस सी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कॉस फाई एस सी का की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिएगा।
अब हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट था उसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिल जाते थे। तो रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला था उसको अगर मैं उठाऊं तो फॉर्मूला क्या था, W डिवाइड बाई आई स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, WSC जो वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻³ W डिवाइड बाई आई स्क्वायर। आई की वैल्यू दी हुई है 9.09, तो 9.09 square. Then we will calculate this value, and this value after the calculation comes out as 55 ohms. Then we can calculate the value of R. We are having the value of R, then you can calculate the value of Z equivalent impedance. उसके लिए simple formula Z is equal to V upon I. So V value is given as 500 and I value is given as 9.09, approximately 10, तो 50 के आसपास आएगा ये वैल्यू। तो इसको Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ये वैल्यू आएगी, मुझे कोई गलत लिख दिया। जब मैं RE1 कैलकुलेट करूंगा तो RE1 की वैल्यू आएगी 36.307 ओम, और Z की वैल्यू जो आएगी ये 55 ओम आ जाएगी। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू वैल्यूज we can calculate the value of Xe1 and it will become equal to under root of Z1E square minus R1E square. So after calculation we can get the value of X1E, and X1E is value is 41.31 ohm. So this will be the answer. ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का ओसी टेस्ट और ट्रांसफार्मर का एससी टेस्ट पे हमने लैब में समझा, परफॉर्म किया, थ्योरी में समझा क्या होता है, और फिर हमने उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल यहाँ पर परफॉर्म किया। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ट्रांसफार्मर वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक था, टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसके बाद हमें एसी और डीसी मशीन को स्टार्ट करना है। नाउ वी विल स्टार्ट द एसी एंड डीसी मशीन। So if anyone is having any doubt in this part of the topic, you may ask please. Any doubt? नो सर। ओके, रिवाइज जरूर करिएगा तभी समझ में अभी अगर समझ में आ गया होगा तब भी कुछ कंफ्यूजन डेफिनेटली आपको होंगे, लेकिन रिवीजन जो है वही कंप्लीट में इसको कंप्लीट करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ये आपके सिलेबस में भी है, आपके लैब के सिलेबस में, कि डीसी मशीन क्या होती है, डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह। डीसी मशीन, ठीक है। तो डीसी मशीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वीडियो मैं देख रहा था, मैं चाहता हूँ आप लोग भी उस वीडियो को देखें, थोड़ा सा समझ में आएगा। अब ये जो है ये डायग्राम ये बता रहा है कि जो मोटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, कहता है कि मोटर मीन्स कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस यूज हुई है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में इलेक्ट्रिकल होता है, बट मोटर में जैसे ही हम प्लग लगाते हैं, सप्लाई देते हैं, तो मोटर का एक पार्ट रोटेट करता है। उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इस तरह से डिफाइन किया गया कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर, एक वायर जिसमें करंट, जो करंट को कैरी कर सकता है, उस वायर को, उस कंडक्टर को जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एन और एस पोल के बीच में रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस पर एक फोर्स एक्ट होता है, और उस फोर्स की वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये जो अरेंजमेंट इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ये सप्लाई ले लिया, जिससे ये सोर्स डीसी मोटर है तो बैटरी ले लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बैटरी के पॉजिटिव से करंट का फ्लो होगा और वो इस कंडक्टर में फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस ब्रशेस और कम्यूटेटर अरेंजमेंट की हेल्प से, और ये इस कंडक्टर में फ्लो करेगा। अभी ये कंडक्टर है, बेसिकली दिस वन इज द कंडक्टर वायर, and when the current will flow in this conductor arrangement, and this arrangement is situated in the magnetic field produced by the N and S pole, and the flux is coming outward from the N side and giving and moving towards the S side,
and this current carrying conductor is placed in the magnetic field produced by these two N and S pole, then what will happen, it will start rotating. उसी को एनिमेशन के से हेल्प से यहाँ पर शो किया गया है। आई थिंक दिस ये एनिमेशन से थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह से वर्क करता है हमारा डीसी मोटर। तो अब अगर डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, यहाँ पर डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन, जो आपने एनिमेशन अभी देखा, जो आपने वर्किंग देखी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको लगी? पहली चीज, सबसे पहले एक कंडक्टर रिक्वायर्ड है, जिस कंडक्टर में करंट होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने क्या किया, कंडक्टर में जैसे ही आप करंट को इनपुट करेंगे, आप कहते हो करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर is placed where it is placed, it is placed in a magnetic field, then a force act on the conductor। कहाँ लगता है वो फोर्स, वापस से इस कंडक्टर पे जाके लगता है। when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then a force act on the conductor and motor start rotating। तो कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको इम्पोर्टेंट फीचर्स निकल करके आया, वो कहता है कि आपको कंडक्टर अरेंजमेंट चाहिए, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे मशीन का, तो मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं ड्रॉ किया मशीन का, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू सब पढ़ा होगा। तो देन वी आर टेकिंग द फ्रंट व्यू ऑफ दिस मशीन व्हाइल वी आर ड्राइंग द कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। बहुत ही खराब सर्किल बनाई है, लेकिन ठीक है, आप समझ जाइएगा, पेपर में आपको अच्छा बनाना है। तो ये मैंने कहा कि ये मशीन का फ्रंट व्यू है, दिस इज अ फ्रंट व्यू ऑफ द डीसी मशीन। और ये मशीन का आउटर पार्ट है, जो हमको मशीन में ऊपर से दिखाई पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं योक वाला पार्ट। अगर मैं डायग्राम को गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए। डीसी मशीन कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, डीसी मोटर इमेजेस। ये जो इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये देखिए जो आपके पास ये मोटर है, जैसे आप जिस मोटर को देखते हैं, दिस वन इज द मोटर, तो इसका जो आउटर का जो पार्ट है, जो फ्रेम का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं योक, जो आउटर पार्ट है। और फिर इनर पार्ट जो ये है, ये आपको रोटेट करते दिखाई पड़ता है, जो रोटेशन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं शाफ्ट। तो अब इसी मोटर में देखिए दो चीजें हैं, एक पार्ट जो आउटर पार्ट है जो फिक्स है, और इनर से एक पार्ट निकल करके आ रहा है जो रोटेटिंग है। तो वो कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिखाया गया है, तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है स्लॉट्स में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये छोटी छोटी डीसी मोटर्स जो हम यूज़ करते हैं, ये उनका पार्ट है। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें, तो ये आउटर पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट जो है, जो रेड और ब्लू दिया गया है, दिस पार्ट इज फिक्स पार्ट, इट डू नॉट रोटेट। बट द इनर पार्ट, जो साफ्ट के साथ जो कंडक्टर है, वो रोटेट कर रहा है। जो हमने एनिमेशन भी देखा, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स था और कंडक्टर जो है वो रोटेट कर रहा था। जो हम इसको ड्रॉ करेंगे कॉपी पे, अपने पेपर पे, तो कहता है द आउटर पार्ट ऑफ द मोटर इज नोन एज द योक पार्ट एंड दिस इज द फिक्स पार्ट।
ये रोटेट नहीं करता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मैग्नेटिक अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे मैग्नेटिक अरेंजमेंट? हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा दिए, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स को लगा दिया जो कि इनकी प्रॉपर्टी ऐसी कि जब इनमें करंट का फ्लो होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और जब इनमें करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेंगे। तो इसमें करंट फ्लो होगा तब मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे, इसका मतलब डेफिनेटली इसमें वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन्होंने क्या किया, इसमें हम एक वाइंडिंग को ला करके बाउंड कर देते हैं। दिस इज द वाइंडिंग, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। दिस वन इज द फील्ड वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग को आपने सारे के सारे पोल्स में ला करके कनेक्ट कर दिया, और ये सीरीज में कनेक्टेड हो गई वाइंडिंग, और वापस आ करके यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही आप इसको पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई दोगे तो करंट का फ्लो होगा। जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो एक मैग्नेट एन बनेगा, दूसरा मैग्नेट एस, तीसरा मैग्नेट एन, फोर्थ मैग्नेट एस। तो पहली कंडीशन तो कि ये कि हमारे पास जो पोल्स होते हैं, पोल्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। पोल हमेशा पेयर में मिलते हैं, क्योंकि हमें एन और एस, हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, तो एन से फ्लक्स आउटवर्ड होगा, एस में जा करके इन्वर्ट होगा। तो पोल्स हमेशा पेयर में होंगे, पहला चीज। दूसरा, पोल्स हमेशा, दूसरा पॉइंट ये कि अल्टरनेट एन एस पोल होंगे, अल्टरनेट एन एंड एस पोल्स। कुछ इस तरह से मिलेगा, अल्टरनेट एन एस पोल, एन एस ऐसे पोल्स मिलते जाएंगे। तो एन एस पोल अल्टरनेट जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो डिपेंड करता है कि वाइंडिंग में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो आपको राइट हैंड स्क्रू रूल से या थंब रूल से पता है कि यहाँ पर अगर ये एन पोल बनेगा क्लॉकवाइज से, तो यहाँ पर दूसरे वाले में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, और यहाँ पे जो करंट होगा, जो मैग्नेट होगा, वो एस होगा। उसके अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले को क्लॉकवाइज रखा है, तो सेकंड को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, थर्ड को क्लॉकवाइज करेंगे, फोर्थ को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो इस तरह से आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह के पोल्स जो हैं वो बनने वाले हैं। एन एस पोल यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक अरेंजमेंट। मैग्नेटिक अरेंजमेंट के बाद फिर आपका आता है रोटेटिंग पार्ट, जो इनर पार्ट है जो रोटेट करता है। ये तो वो पार्ट है जो कि शाफ्ट का पार्ट है, जो रोटेट करता है। और इस शाफ्ट के ऊपर आप एक अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आर्मेचर। दिस इज नोन एज द आर्मेचर, दिस इज द आर्मेचर। और आर्मेचर के अपर पेरीफेरी पे यहाँ पर स्लॉटिंग कर दी जाती है, जिसमें आप वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। जो कंडक्टर जो अभी हम बता रहे थे एनिमेशन में, तो कंडक्टर जिस तरह से वर्किंग प्रिंसिपल में बताया गया, लेकिन मोटर में तो उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो जिसको प्रोवाइड करने का तरीका होता है वो जैसे यहाँ पे शो किया गया था इस डायग्राम में। ये देखिए, यहाँ पर ये जो है, दिस पार्ट इज द, बेसिकली दिस पार्ट इज द आर्मेचर पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है। और ये आर्मेचर में स्लॉटिंग करी गई। इस स्लॉट में जो वायर है, देखिए वायर गया है पीछे से घूम करके, वायर वापस यहाँ पे आया, फिर इसके अंदर से मूव होकर के दूसरे वाले स्लॉट में गया, फिर उसके अंदर से आया। इस तरह से पूरे के पूरे एरिया को कवर करता है, और ये कंडक्टर होता है। बेसिकली ये जो पूरा आर्मेचर है, दिस विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर, एंड दिस कंडक्टर इज नाउ पुट इन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ये पूरा अरेंजमेंट बन गया। नाउ वी पुट दिस कंडक्टर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड एन एंड एस। और जैसे ही हम उसमें कंडक्टर में प्लग लगाते हैं, करंट का फ्लो होता है। ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस करंट, व्हाट हैपेंस, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एंड द it feels a force, and by that particular force it starts rotating। तो ये हो गया आर्मेचर। आर्मेचर के का ये जो पार्ट है, आर्मेचर स्लॉट है, यहाँ पे जहाँ पे हम स्लॉट हमने दी, जहाँ पे हमने वाइंडिंग प्रोवाइड करी। और ये जो जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम नाम कहते हैं, दिस इज द आर्मेचर कोर। दिस इज आर्मेचर कोर। कोर मतलब कोर के ऊपर ही स्लॉट कट किए जाते हैं, ये शाफ्ट हो गया। और यहाँ पर कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज नोन एज द कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट, कम्यूटेटर एंड ब्रश अरेंजमेंट। और ये तो सर कंस्ट्रक्शन डायग्राम हो गया। बाकी वही आपको पता है कि जैसे ही सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा बाय यूजिंग इट्स वेरी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसमें यह है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी मोटर में डिटेलिंग कभी नहीं आती है। कंस्ट्रक्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं आपको, जो मैंने आपको यहाँ बता दी। कि हमारा जो लैब होगा इसका डीसी मोटर का, उस लैब में इसका जो फिजिकल डायग्राम जो हमारी लैब में मोटर रखी हुई है, उसको हम देख करके उसको समझ लेंगे। जैसे मैंने अभी कुछ डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करी भी है।
और एक बार आप इसको जितना मैंने अभी पढ़ाया है मोटर के बारे में, इसको एक बार देख करके आप नोट से या बुक से या ऑनलाइन किसी भी जहाँ पर अच्छे लेक्चर अवेलेबल है, उनको देख के मोटर को जरूर देखिएगा, डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन को जरूर समझिएगा। और ये आपके लिए आज एक क्वेश्चन है कि आपको देखना है कि जो मैंने यहाँ पर टर्म लिख दिया, कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको देख के रखना है कि व्हाट इज द कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट। और ये हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट। और उसके बाद हम एसी मशीन की वर्किंग को भी कल की क्लास में समझेंगे। And after the AC machine working and construction, the unit 4 will be completed and unit 5 will be started from the day after tomorrow class with the number system और semiconductor part। तो अभी आप लोगों ने ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन जितना ही पढ़ाया है सब रिवाइज कर लीजिए, और जो डाउट है उसे जरूर पूछ लीजिए, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। तो इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन द today's class content, you may ask please। किसी को कोई डाउट है, अभी पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। ओके, तो इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।